अस्सलाम वालेकुम कैफ स्टूडेंट्स। मेरा नाम अदनान रशीद है और राइस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। रिसेंटली कैफ का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो बेतहाशा क्वेरीज़ हमें आ रही थी डायरेक्टली भी और सोशल मीडिया पे भी बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स थे। तो हमने कहा इंस्टेड एक एक को जवाब दें। हम एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, राइस के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की क्वेरीज़ को कोशिश करते हैं रिस्पॉन्ड करने की। मैंने जैसे बताया मेरा नाम अदनान रशीद है। मैं राइज में PRC लेवल पे QM, कैफ 3 कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैफ 6 MFA एंड CFA और BFD ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इट्स बीन ओवर 2 decades सिंस आई हैव बीन इनटू प्रोफेशन। इसके अलावा मैं एक कैटेगरी ए फर्म में एज पार्टनर भी काम कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे साथी अवेलेबल हैं नौशीरा ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। नौशीरा साहब हमारे पास जनाब ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और ये भी माशाल्लाह बड़े यंग ही हैं माशाल्लाह, क्योंकि मेरे तो माशाल्लाह स्टूडेंट्स भी रहे हुए हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे पढ़ाते भी इतना अर्सा हो गया कि मेरे स्टूडेंट भी अब खैर मुझसे भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये उतने बड़े नहीं हैं। लेकिन इनका भी माशाल्लाह तकरीबन कोई 5-6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और KPMG से माशाल्लाह क्वालिफाइड है। और ये भी एक माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी साइज़ की फर्म के पार्टनर हैं, वहाँ पे ऑडिट और एडवाइजरी डिपार्टमेंट को ही देख रहे होते हैं। तो जनाब हम नौशीरा साहब, जो बच्चों की क्वेरीज आपको भी कुछ डायरेक्टली आ रही हैं, कुछ मेरे पास भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया से हमारे पास क्वेश्चंस इकट्ठे हुए हैं, तो कोशिश करते हैं उनको जो अप टू डेट हमारे पास बेस्ट नॉलेज है और एक्सपीरियंस जो हमारा है उसके हिसाब से बच्चों को हम रिस्पॉन्ड कर सकें, ताकि बच्चे उनके मुताबिक जो आगे अटैम्प्ट्स आ रही हैं उनकी बेहतर कोई प्लानिंग कर सकें। बिल्कुल सर। तो उनमें सबसे पहले सर मेरे दिल में जो सवाल आता है कि एक बच्चे बहुत ज़्यादा जो परेशान हुए पड़े हैं डिस्क्वालिफिकेशन के इशू को लेके, जी हमारी अटैम्प्ट ख़त्म हो रही हैं या वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं या उनके डिस्क्वालीफाई होने में कुछ साल रह गया है या 1.5 साल रह गया एंड दे आर वरीड कि हमारा क्या बनेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर मेरा रिस्पॉन्ड कीजिए कि जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और जो डिस्क्वालीफाई होने में जिनका साल 1.5 रहता है, उन बच्चों के लिए क्या इस वक्त एडवाइस है कि और क्या ICAP का स्टांस है इस पर इस वक्त? जी थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेसिकली सर यहाँ पे ना 2 डिफरेंट कंपोनेंट हैं और एस्पेक्ट्स हैं। एक वो बच्चे हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन के करीब हैं खुदा न खास्ता, और दूसरे बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली अपना टाइम स्पेन जो है वो यूटिलाइज़ कर चुके हैं। एक उनके लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, अब बेसिकली ये सिर्फ हमारे CA में अभी इंट्रोड्यूस अभी नहीं हुआ, बल्कि एक प्रीवियसली एक हिस्टोरिकली इसमें ट्रेंड रह चुका है। क्योंकि शुरू में बैड फेलियर का कॉन्सेप्ट होता था, एक पेपर फेल तो सारे फेल हो जाते थे। फिर उसके बाद जब मॉड्यूलर सिस्टम आया तो उसमें भी ये प्रॉब्लम मौजूद थी, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स का केस होता था। मतलब ये फर्स्ट टाइम इस दफ़ा नहीं आया, हमेशा रहा। लेकिन ये नई स्कीम के साथ आप समझे कि ये रीडिफाइन हो जाता है, रीडिज़ाइन हो जाता है ये। बट ये कि हमेशा से ये प्रॉब्लम ये चलता रहा है, काफ़ी अर्से से ये चल रहा है। ये डिस्क्वालिफिकेशन के कैलकुलेटेड अटैम्प्ट्स दी जाती हैं बच्चों को। अच्छा, इसमें सिर्फ CA में नहीं, फिर इसमें अगर आप CSS में देखें तो वहाँ पे भी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं। तो मतलब ये इवन हम अपनी बॉडीज़ में देखें तो मुझे ACCA का रिकॉल है, वहाँ पे भी सही होता है, वहाँ पे लिमिटेड अटैम्प्ट्स ही होती हैं। तो अब बात यह है कि सर अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अगर डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में आ गया है अनफॉर्चुनेटली, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी आपकी मौजूद है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। सिर्फ चाहिए क्या? यकीन। वो किस चीज़ के ऊपर? अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। बिल्कुल। देखें, कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात कोई दरवाज़ा बंद नहीं करती जब तक कोई नया दरवाज़ा ना खोले। ऐसा ही तो हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। देखें, अगर मैंने 4 साल का टाइम गुजार लिया है और मेरे से पेपर अगर पास नहीं हुए, तो व्हाट आई विल अचीव फ्रॉम द CA आफ्टर द पीरियड ऑफ फर्दर 5 to 6 years, वेयर आई विल स्टैंड। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके पॉइंट में ऐड करूँ। मैं बच्चों को ऐसा कहता हूँ भाई बेटा, कैफ अगर आप, इट मे साउंड क्रूअल टू यू बट दिस इज़ रियलिटी, कि अगर आप 4 साल में आपसे कैफ नहीं हो रहा तो मे बी यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। क्योंकि CFA बेटा जो सिलेबस होता है ना, हम तो जैसे नौशीरा साहब भी पढ़ाते भी हैं, पढ़ा भी हुआ है हमने। मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ, एक गाइडेंस के तौर पर बताता हूँ, बेटा जितना आप कैफ के 3 या 4 सब्जेक्ट्स का मटेरियल पढ़ते हैं ना, कैफ के एक सब्जेक्ट 3 या 4 सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, CFA के एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए उतना, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा मटेरियल पढ़ना ज़्यादा होता है। 3 से 4 नहीं, 5 से 6 सब्जेक्ट के बराबर एक सब्जेक्ट CFA का होता है। तो अगर आपको कैफ में दिक्कत हो रही है तो शायद ये जो निज़ाम है डिस्क्वालिफिकेशन का, इट मे बी एन इंडिकेशन फ्रॉम फॉर यू, मे बी फ्रॉम अल्लाह ताला। हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई स्विच करो किसी और प्रोफेशन की तरफ चलो। सेकेंडली इसमें एक और पॉइंट है कि जो
टेस्टिंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है। जब फाइनल में जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती कि हम बड़ा बेसिक लेवल की नॉलेज के साथ थोड़ी क्रैमिंग करेंगे, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो पेपर पास हो जाएगा। तो वहाँ पे तो बहुत ऑल टुगेदर जो है ना दुनिया ही डिफरेंट है, तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अब इसमें जो सेकंड एस्पेक्ट है वो क्या है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। अब से इसमें एज़ फॉर आज के दिन तक अगर हम इसको देखें, जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, कीपिंग इन व्यू द करंट सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन, नॉर्मली इसमें रिलैक्सेशन मिलती रही है। लेकिन अब इस केस में स्पेसिफिकली सिचुएशन के अंदर कोई रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इट इज़ अनसर्टन। हाँ, इसकी रिलैक्सेशन तो शायद आई कैप में रखी हुई है, जिसका 1 या 2 पेपर रहते हैं उनकी तो रिलैक्सेशन ऑलरेडी है जी जी, कि जिसका 1 या 2 पेपर रह गया एक फर्दर एक्सटेंड हो जाता है 1 साल। लेकिन जिस बच्चे के रहते ही पीरियड खत्म हो गया और 3 या 4 पर्चे रहते हैं, तो उसके लिए आई कैप समझता है कि नहीं यार, इट्स द स्टूडेंट शुड कॉल इट अ डे और लुक फॉर सम अदर प्रोफेशन। बिल्कुल सही। जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को हो सकता है इंडिविजुअल को ये बात पसंद ना आ रही हो, लेकिन हमें इसको अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा समझना चाहिए कि शायद इट्स टाइम टू ट्राई सम अदर फील्ड। जैसे नौशरमा ने कहा कि सीए इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन और भी पड़े हैं, और मे बी आपके लिए अल्लाह ताला ने शायद कोई और प्रोफेशन चूज़ किया हो, तो इसको पॉजिटिवली लीजिए और नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि सीए में अगर आप कैप लेवल पे स्टक हुए हैं तो प्रॉबिलिटी इज़ देयर कि आप आगे जाएं, और सीफैप की लाइक्लीहुड नेग्लिजिबल होगी आपके लिए करना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर सीए प्रोफेशन में है एंड यू डोंट कंप्लीट द सीए, तो मतलब यू डोंट स्टैंड एट अ गुड प्रोफेशनल पोजीशन अगर आप इस फील्ड में और सीए नहीं हैं आप, ठीक है। तो आप किसी और फील्ड में जाएंगे, मे बी आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सके तो बहुत अच्छा वहाँ पे काम सर ये जो बात है, ये हम स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट हो चुके हैं। लेकिन अभी एक एस्पेक्ट वो भी है कि जिनके तकरीबन कोई 1 साल रह गया है या जिनके पास 3 अटैम्प्ट्स अवेलेबल हैं, उनको किस तरह से डील करना चाहिए, एंड इफ देयर आर 5 to 6 पेपर्स रिमेनिंग, देन हाउ दे शुड डील विद इट। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं मतलब इसमें ये है कि आप इसमें बेहतर बता सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से लेके जाए। जाहिर बात है बच्चे आपसे ज़्यादा इंटरेक्शन में होते हैं, तो उसको किस तरह से। बिल्कुल, मैं इसमें आज ही की बात, एक बच्चे से का मेरे से कम्युनिकेशन हुई, उसका जी मेरी 4 अटैम्प्ट्स रहती हैं और मेरे 7 पेपर कैफ के रहते हैं, तो क्या मुझे कैफ कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ये बिल्कुल रियल लाइफ केस आज बच्चे ने पूछा। तो मैंने उसको कहा बेटा 4 अटैम्प्ट में तो आप 4 एक अच्छा बच्चा 4 करके 16 पर्चे पास कर सकता है कैफ के। तो एक एवरेज बच्चा 3 करके 12 पास करता है, आपके तो 7 पर्चे रह गए हैं। तो अगर आप मेहनत करो सही डायरेक्शन में, राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन करो, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन द वर्ल्ड कि आप 7 पेपर 4 अटैम्प्ट में ना कर सको। मुझे तो लगता है आपको 3 एक में और शायद अगली दफ़ा 4 टारगेट करने चाहिए। खुदा ना खास को 1 आध ओवर रन हो तो तीसरी में चली जाएगी बात, तो आपको 4 की तो बात ही नहीं, आपको तो 3 में टारगेट करके करना चाहिए, और इट इज़ पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। इशू बस शायद ये होता है कि हमारे बच्चे जब डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया करीब जाते हैं ना, ये एक ह्यूमन साइकी नर्वस होना शुरू हो जाते हैं। वो फियर ऑफ वो डिस्क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस को आपको अफेक्ट करता है। तो इनिशियली पहली बात तो ये बेटा, आप जब सीए में ज्वाइन करें, राइट फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मच एफर्ट कीजिए क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई करने के लिए जाइए, ज़ोर आजमाई, पूरी फुल एफर्ट से चलिए। लेकिन जब अगर करीब भी पहुंच गए हैं, खुदा न खास्ता किसी वजह से आप अगर डिस्क्वालिफिकेशन करीब पहुंच रहे हैं, तो आपको हर अटैम्प्ट को फाइनल अटैम्प्ट समझ के देना है, और डर के मुझे लगता है कि आप सक्सीड नहीं कर सकते। ये आपको बिल्कुल जहन में रखना है कि हौसले से, तसल्ली से और अल्लाह ताला से मदद मांग के चलना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिवनेस रखी जाए, हम ज़िंदगी के जितने मामलात होते हैं उसमें अगर हम पॉजिटिव होकर चलें तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अल्लाह ताला के जाने इस दुनिया में जितनी चीज़ें, जो भी बीमारियाँ, जो भी मसले मसाइल होते हैं, हर चीज़ का सलूशन मौजूद होता है, सलूशन अवेलेबल है। तो मतलब यानी कि विदाउट सलूशन कुछ नहीं होता। तो ये बात है कि ये सारी आपकी होप है और पॉजिटिवनेस है और आपकी जो राइट डायरेक्शन में मेहनत है उसके बेस के ऊपर ही जो है आप इसको लेके चल सकते हैं इंशाल्लाह। बल्कि बिल्कुल इसी तरह आई कैप की पॉलिसी से रिलेटेड एक और सवाल बड़ा गर्दिश में है इस वक्त बच्चों के साथ, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा जेन्युइन एक कंसर्न है। डिस्क्वालिफिकेशन तो हम कह सकते हैं कि आई कैप की पॉलिसी है, उसने बिफोर हैंड बच्चों को एक इन्फॉर्म किया हुआ था, अनाउंस किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली बच्चे कुछ स्टेज पे पहुँचे, लेकिन ये पॉलिसी जून में अनाउंस हुई है, जिसको वो आई कैप प्री रेक्विजिट सब्जेक्ट्स का नाम दे रहा है। उसने बच्चों को काफ़ी परेशान किया हुआ है। एक CMA को, कैफ 3 को प्री रेक्विजिट करार दे दिया गया है कैफ 6 का, और दूसरा कैफ 1 को प्री रेक्विजिट करार दे दिया गया कैफ 5 का।
अब आई कैप की तरफ से कहा गया जी जब तक कैफ 3 नहीं है पास आपका, आप कैफ 6 अटैम्प्ट नहीं कर सकते, जब तक कैफ 1 पास नहीं आपका कैफ 5 अटैम्प्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये रिलैक्सेशन इस पॉलिसी में फ़िलहाल आई कैप दे रहा है उन बच्चों को जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड, जो पीरियड है 4 साल का, उसके लास्ट 12 मंथ शुरू हो गए हैं, तो ये फिर ये प्री रिक्विजिट की कंडीशन लिफ्ट हो जाती है। फिलहाल दिस इज द सिचुएशन एज ऑफ टुडे। अगर आपका कैफ 3 पास है ऑटम 23 में, तो आप स्प्रिंग 24 में कैफ 6 दे सकते हैं। अगर आपका ऑटम 23 में FAR 1 पास है, कैफ 1 पास है, तो आप स्प्रिंग 24 में कैफ 5 दे सकते हैं। आज की सूरत-ए-हाल यही है। और हाँ, अगर आप अपने क्वालिफिकेशन पीरियड के लास्ट 12 मंथ में हैं, फिर ये रिलैक्सेशन, ये कंडीशन आपके एप्लीकेबल नहीं है। आप MFA कैफ 3 दोनों इकट्ठे दे सकते हैं, आप FAR 1 और FAR 2 कैफ 1 कैफ 5 इकट्ठे दे सकते हैं। फिलहाल ये पोजीशन है। लेकिन बच्चों का सवाल इसका सर जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई मेरे तो रह ही 2 गए हैं कैफ 3 MFA, मैं क्या करूँ? मेरे तो रह ही 2 गए हैं FAR 1 FAR 2, बाकी सब पास है, मैं क्या करूं? मैं क्या 1 साल लगाऊं 2 पेपर पास करने के लिए? सर जैसे इसमें भी फिर अगेन 2 ही एस्पेक्ट्स हैं इस सेम सिचुएशन के अंदर भी। सर इसमें बेसिकली अगर तो कोई ऐसा बच्चा है जिसने ना FAR 1 दिया है ना FAR 2 दिया हुआ है, या इसी तरह से किसी ने कैफ 3 और कैफ 6 जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट है और MFA ये नहीं दिए हुए, और उसकी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है, उसके लिए तो ये प्रॉब्लम ज़रूर एग्जिस्ट वो जिस तरह का 2 बच्चे के रह ही 2 गए, तो वो बच्चे के साथ मुझे लगता है ऑनेस्टली आस्मी, बेशक मैं आई कैप मेंबर हूँ लेकिन मुझे लगता है कि आई कैप ये पॉलिसी थोड़ी सी अनजस्टिफाइड हो जाती है, थोड़ी मतलब आप कह लें कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो है नागवार गुजरती है। अनफेयर, मैं इसका अनफेयर का वर्ड यूज करूंगा, मैं अनफेयर, मेरे पेपर ही 2 रह गए हैं, तो मुझे मतलब ये ऑप्शन होनी चाहिए। अगर मैं दोनों पास कर सकता हूं तो मुझे ऑप्शन दी जानी चाहिए, मैं करूं पास, इंस्टेड कि मुझे फोर्स किया जाएगा भाई 6 महीने मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूं और फिर 6 महीने एक सब्जेक्ट पढ़ूं। तो मैं इसमें बच्चों के साथ और ऑनेस्टली मैं थोड़ी सी चले मैं इसमें ऐड कर देता हूँ एक बात कि हमने आई कैप को ये बात लिखी भी हुई है एज एन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से ना, मैंने आपसे भी जैसे शेयर की थी कि हमने आई कैप को लिखा हुआ बच्चों को 2 रिलैक्सेशन दे दें। एक, जिस बच्चे की क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है उसने 2 पेपर रह गए, 3 रह गए, 4 रह गए, उसमें अब कैफ 3 है, कैफ 6 है, R1 है, R2 जो भी है, अगर उसकी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है उसको सारे पेपर देने की इजाज़त दी जाए। एक हमने आई कैप पे रिक्वेस्ट की हुई है और हम उम्मीद रखते हैं कि इस पर आई कैप कुछ पॉजिटिव स्टेप लेगा। इस पर भी कोई आई कैप की तरफ से हमारे रिस्पॉन्स नहीं आया, बट वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। और दूसरी हमने आई कैप से रिक्वेस्ट की हुई है कि क्वालिफिकेशन कैफ 3 को पास करके कैफ 6 देना के बजाय कैफ 3 को अटेम्प्ट करके कैफ 6 देने की इजाजत दी, यानी रीटेक जिसे कह लें कि अगर किसी ने कैफ 3 में 1 टाइम अपेयर हो गया है तो वो कैफ 6 के लिए एलिजिबल हो जाए। हाँ, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसका मतलब ये होगा कि वो कैफ 3 के साथ कैफ 6 इकट्ठा नहीं दे सकता। यानी यहाँ पे बेसिकली हम इसको थोड़ा सा इसको अगर हम समराइज करें तो यहाँ पे हम 2 मोडालिटीज़ को डिस्कस करते हैं। एक तो बेसिकली जिन स्टूडेंट्स का क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है उनको रिलैक्सेशन मिल जानी चाहिए ये आई कैप से हमारा स्टांस है, हमारी प्रे है उनसे। और सेकंड, जिन बच्चों ने इसके अंदर ऑलरेडी कैफ 3 या कैफ 1 इनको अटेम्प्ट किया हुआ है FAR 1 और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, तो उनको कैफ 5 और कैफ 6 के अंदर रिलैक्सेशन मिल जानी चाहिए। उन्होंने पास नहीं किया तो भी ये हमारी 2 रिक्वेस्ट आई कैप से हैं और हमने जो उनके मुक़द्दर हल्के हैं उन तक ये बड़ी फॉर्मली ये रिक्वेस्ट पहुँचाई भी है। एंड कुछ हमने रिक्वेस्ट उनको री इन्फोर्समेंट के लिए वर्बली बात भी किया। वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह इसमें सेंस भी बनती है। देखें दोनों सेशन में बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर किसी ने कैफ 3 पढ़ लिया है तो ही नोज द बेसिक नॉलेज। तो अब MFA में आप बेहतर समझते हैं कि आई थिंक सो ज़्यादा कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, वो शायद 5-10% होगी, आप बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में। इस रिजेम्बलेंस तो यकीनन बहुत मतलब ओवरलैपिंग बहुत कम है। मैं अगर कहूँ कि MFA में, जैसे मैं रिसेंट एग्जाम की बात करूँ, मेरे कितने ही बच्चे हैं उन्होंने मुझसे कैफ 3 और कैफ 6 इकट्ठे पढ़ा, पास किया, दोनों पढ़े दोनों पास किए, मतलब उनका कनेक्शन बहुत कम है। और दूसरी चीज़ जो हम पास में इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे R1 R2 की मेरी उनके टीचर से बात होती है, बच्चा R1 दिया उसने फेल हुआ, पास में तो रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो बच्चे ने अगली दफ़ा R1 और R2 इकट्ठे दे दिए और दोनों पास कर लिए। मतलब ये भी प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि बल्कि होता है ऐसा कि बच्चा R1 में फेल हुआ था, अगली दफ़ा R2 के साथ जब R1 पढ़ता है तो R1 का नॉलेज और स्ट्रेंथन हो जाता है। ये तो टीचर प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं, बच्चा दोनों सब्जेक्ट पास कर जाता है, बड़ा कंफर्टेबली पास कर जाता है। तो इसमें अगर कंक्लूड करें तो फिलहाल देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन प्री रिक्विजिट की, एंड वी एक्सपेक्ट कि आई कैप इसमें हमें जल्द ही विद इन अ वीक टाइम को क्लैरिटी दे ताकि बच्चे अपना जो स्प्रिंग 24 का प्लान वो फाइनल कर सकें, कैसे कर सकें। तो ये भी बच्चों का एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न था जिसमें हमने बात की।
एक सर जिस पे बात मैं चाहूँगा कि आप इस पे हमें कोई एडवाइस करें कि बच्चे जब फेल होते हैं तो उनको एक इशू आता है कि जी हमें क्या जो रीटेक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और दूसरा इशू उनको आता है कि जी क्या हम जो रीटेक लें वो उसी टीचर से लें जिससे हमने पहले पढ़ा था, या नए टीचर के पास जाएं, टीचर स्विच कर लें। तो ये एक इशू है जिसको सर हमने मिल के जवाब देना है। इसमें मैं करता हूँ कि रीटेक वाला पॉइंट है, इसको ज़रा मैं एड्रेस कर लेता हूँ ज़रा, क्योंकि मेरी रिसेंटली भी एक बच्चे से कोई बात हो रही थी, मैं वही डायलॉग रिपीट कर दूंगा। तो और बाकी जो टीचर चेंज वाली बात है इसमें चाहूँगा कि आप ज़रा एडवाइस कीजिए कि व्हाट इज़ द फेयर एडवाइस फॉर द स्टूडेंट। अच्छा, रीटेक में बच्चों अगर हम बात करें ना कि हर स्टूडेंट को रीटेक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो इसमें मैं जनरली एडवाइस करता हूँ कि दो एंगल से इसको देखता हूँ मैं इसको। एक बात तो मेरी जनरल एडवाइस होती है कि इमीडिएट एडवाइस होती है कि भाई रीटेक लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है इस लिहाज से कि आपकी स्टडीज़ रेगुलेट हो जाती हैं। दिस इज़ वन बेनिफिट कि आप रेगुलर हो जाते हो अपने लेक्चर्स में, रेगुलर हो जाती है अपनी स्टडी में, रिविजन्स में, टेस्ट असेसमेंट मॉक्स आती हैं तो रेगुलरिटी आ जाती है। एक ये फ़ायदा रीटेक का होता है। दूसरा फ़ायदा रीटेक का जो होता है वो आपका ये होता है कि आप जो फर्स्ट टाइम आप बैठते हो ना, तो आपका फोकस, अगर आप क्लास में लर्निंग के लिए बैठे हो तो आप कॉन्सेप्ट्स पे तो जो दे रहे होते, सर ने ये फार्मूला लगा के 2 जमा 2 4 कैसे किया, 4 जमा 5 ये 9 कैसे निकाला, मतलब सब्जेक्ट के नॉलेज पे, कॉन्सेप्ट पे आपकी तवज्जो है। लेकिन जो टेक्निक्स की बात होती है कि भाई हमने रिवीजन कैसे करनी है, पढ़ने के लिए किन चीज़ों का ख्याल करना है, प्रैक्टिस के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, एग्जाम टेक्निक्स कैसी होंगी, पेपर कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें दाएं बाएं से गुजर जाती हैं आपकी। तो बच्चा समटाइम फोकस नहीं होता क्लास में, वो अपने आप को थोड़ा सा मतलब शायद बर्डनाइज भी होता है। ही मे बी टेकिंग 3 to 4 सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली, तो वो शायद क्लास में इतनी पार्टिसिपेशन और इतनी डिस्कशन और वो टेस्ट सेशन वगैरह में इंगेज नहीं हो पाता। तो दिस इज द मेन इशू। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पिक कर रहा होता है, दाएं बाएं की सराउंडिंग बातें पिक नहीं करता। और मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो दाएं बाएं की टेक्निक्स टिप्स होती हैं वो आपके तकरीबन 50% रोल प्ले कर रही होती है सक्सेस में, जिसको आप फर्स्ट टाइम में पिक नहीं करते, या बड़ा लिमिटेड पोर्शन उसका पिक करते हो। सर उसमें ये ना कि देखें, जब तक मैं एग्जाम सिनेरियोज के क्वेश्चंस को टेस्ट में नहीं अटेम्प्ट करूंगा तो पेपर में जाके हर चीज़ मेरे लिए अनसीन होगी। तो वो अनसीन को सीन कर लेना चाहिए पहले, अपनी प्रैक्टिस और बाकी फैक्टर्स को कंसीडर करके। शायद आई थिंक सो दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर्स में इशू आ सकता है। मुझे मैं फिर मेरी जो एडवाइस है ना कि रीटेक ले लेना बेहतर रहता है, ये स्टूडेंट्स की फीडबैक के ऊपर। मैंने स्टूडेंट्स से फीडबैक ली, उनको अच्छा तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने कहा सर ये जो आप बातें करते हैं ना दूसरी पढ़ाई के अलावा, सब कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया था, लेकिन कॉन्सेप्ट से हट के जो टेक्निक्स कैसे हैं, रिवीजन कैसे है, पेपर को हैंडल कैसे करना है, सब क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, जवाब को स्ट्रक्चर कैसे करना है, सोचना कैसे है, ये बातें हम पहली दफ़ा पिक नहीं कर पाए थे। अब हम चूँकि पेपर दे के आए हैं और अब हमें पता है हमारे मसाइल क्या आते हैं, तो अब हमें आपकी बातें ज़्यादा समझ आ रही हैं, उनकी रेलेवेंस ज़्यादा बन रही है। तो इसलिए जनरली मैं कहता हूँ कि एक रीटेक आपको दो तरह से फ़ायदा देती है, एक रेगुलरिटी, और आपकी नॉलेज बेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, सब्जेक्ट से हट के, टोटली कोर कॉन्सेप्ट से हट के बाकी एसोसिएटेड एरियाज जो है जो परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं उन पे भी आ जाती है। सो मेरा तो रीटेक के बारे में यही स्टांस है। मतलब हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टीचिंग जो है वो है। अच्छा सर, टीचर चेंज कि जी मुझसे एक बच्चा पढ़ा है, वो अब पेपर उसने दिया, वो फेल हो गया, तब उसको रीटेक मुझसे लेनी चाहिए या किसी और सब्जेक्ट, उस सेम सब्जेक्ट के किसी और टीचर के पास चले जाना चाहिए? व्हाट इज़ बेटर फॉर द स्टूडेंट? क्योंकि इस पर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं हमारे, और अनफॉर्चुनेटली हमारे ना बेटा मार्केट में, एक मैं शिरफा का जवाब लेता हूँ, हमारे मार्केट में मुफ्त के एडवाइज़र बड़े बैठे होते हैं, ठीक है, और मैं बच्चों को बड़ा क्लियरली कहता हूँ बेटा एडवाइस लेनी है, मशवरा लेने तो किसी सीनियर टीचर से जाके क्वालिफाइड मदद से लिया करो। ये गली में चलते हुए जो नजर आ जाए या साथ वाले कमरे में जो रहता है उससे मशवरा ना लिया करो, उससे हेल्प लिया करो, ठीक है भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट समझा दे, ये सवाल करा दे। मशवरा जो चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसी टीचर से जाके क्वालिफाइड एक्सपीरियंस बंदे से लेना। अपने बेटा ख्याल कीजिएगा। अब हम नौशरमा साहब की जवाब सुनते हैं कि उनकी क्या राय है। सर मेरा जवाब थोड़ा सा ना टेलर्ड हो गया। अच्छा उसमें ये है कि बेसिकली आपने ना बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें मेंशन किया कि स्टूडेंट्स जो है ना वो बेसिकली अफवाहों पे और इधर उधर की बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं मतलब फिर सोशल मीडिया पे भी मौजूद हूँ, तो सोशल मीडिया के ऊपर जो कंसर्न आ रहे होते हैं कि जनाब उसने कहा कि मेरा एक पेपर बड़ी मुश्किल से पास हुआ तो मेरा भी नहीं पास होगा, हालांकि मेरी पेस ठीक जा रही है। अब बेसिकली बात ये होती है कि हमेशा जब भी आप, मैं बीइंग मेंबर ऑफ द आइक, मैंने एक चीज़ जो देखी हुई है कि जब भी आपके पेपर खुदा न खास्ता फेल हो
तो आप उन लोगों के पास जाके बैठे जिनके पास हुए हैं, क्योंकि वो आपको पॉजिटिवनेस की तरफ लेके जाएंगे, मोटिवेशन की तरफ लेके जाएंगे, अपनी सक्सेस स्टोरीज बताएंगे कि किस तरीके से हमने इसको कवर पढ़ा, किया, कैसे पास किया। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जब बेसिकली हम किसी मुश्किल फेज़ में होते हैं तो हम अपनी तरह का ही मुश्किल फेज़ वाला बंदा ढूंढ रहे होते हैं, सिर्फ इस चीज़ के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि यार मैं भी मुश्किल में हूँ, मैं फेल हुआ तो वो भी फेल हुआ, तो शायद हम दोनों का दर्द साझा है। हालांकि दर्द साझा नहीं होता, बेसिकली होता ही है कि आप अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा वो ब्लड होगा, दोनों लैक इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों लैकों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो वो होता क्या कि वो उसको डीमोटिवेट करता है, वो उसको डीमोटिवेट करता है, अल्टीमेटली क्या सिचुएशन बनती है जी, मैं यही छोड़ देता हूँ। हाँ। तो बात यह है कि हमेशा सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके साथ बैठना चाहिए, फेलियर्स के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसी से लिंक्ड है कि टीचर रिकमेंडेशन के टीचर को चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए। सो इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि अगर आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन और ही हैज़ अ सूटेबल टाइम एक्सपीरियंस इन टीचिंग द रेलिवेंट सब्जेक्ट, तो टीचर ठीक है। बिल्कुल। ये तो बेसिकली बात करने ही फजूल होगी कि शायद उसको पढ़ाना नहीं आता या उसको लेके चलना नहीं आता, ये तो बात, इसको शायद मैं तो वैल्यू नहीं देता। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह सर इसमें ऐड ही करूँगा आपकी बात कि मार्केट बेटा इतनी कम्पेटिटिव है कि अगर आप एक क्वालिफाइड बंदा 5-7 साल से मार्केट में पढ़ा रहा है ना, तो इसका मतलब उसको पढ़ाना तो आता है। तो दिस इज़ द बेसिक जो क्रक्स है जो शर्मा साहब ने बात की। जी सर प्लीज। अब इसमें यह है कि अगर तो बेसिकली फिर मसला क्या है कि फिर इशू आता है स्टूडेंट के लेवल के ऊपर कि शायद स्टूडेंट उस क्लास में इतना एंगेज नहीं हो पाया, क्लास एक्टिविटीज़ में परफॉर्म नहीं कर पाया, टीचर के साथ उसकी पेस नहीं मैच कर पाई। टीचर ठीक पढ़ा रहा है, स्टूडेंट की पेस उसके साथ मैच नहीं कर पाई। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? देखें, समटाइम कोई टीचर है, उसने कोई एग्जांपल दी और आप एक्टिव लिसनर के तौर पे क्लास में नहीं बैठे हुए थे, तो आपको तो एग्जांपल का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ आया। आप उसके बाद पूरा लेक्चर सुन लेंगे लेकिन आपको लेक्चर की शायद सेंस ही ना बिल्डअप हो पाए। अब यही मेरी रूटीन रहे पूरे सेशन के दौरान और एंड के ऊपर मैं उठ के ये कह दूँ कि टीचर ने मुझे नहीं पढ़ाया तो शायद अच्छी बात नहीं होगी, तो इसलिए अब इसमें ये रिकमेंडेशन है कि अनलेस और अनटिल आपकी पेस के ऊपर इशू है और जेन्युइन कंसर्न लगता है जो सेल्फ असेसमेंट की बेस के ऊपर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये कोई मतलब इसकी रिकमेंडेशन किसी से लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक पर्सनली समझता हूँ कि यार मेरे, अगर जिस तरह से आपने पीछे रेलिवेंट क्वेश्चन में आपने मेंशन भी किया कि अगर मेरी गलतियाँ मुझे पता है तो फिर मैं उनको ठीक भी कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे मेरी गलतियाँ पता है कि मैंने कहाँ पे लैग किया था स्टडीज़ करते दौरान और उसकी रीज़न मेरी तरफ से है या मुझे समझने में आ रही है प्रॉब्लम, तो फिर अकॉर्डिंगली अगर वहाँ पे मुझे पेस में कोई इशू है तो फिर बिल्कुल आपको चेंज करना चाहिए टीचर को। और ये सेल्फ असेसमेंट की बेस के ऊपर, रिकमेंडेशन की बेस पे नहीं है, इधर उधर की बातों की बेस इसके ऊपर हमें डिसीजन को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसमें वैसे एक चीज़ मैं जो आपके लिए थोड़ा अपने एक्सपीरियंस थोड़ा और ऐड कर दूँ, जो नौशन साहब ने बात की कि हर टीचर मे नॉट बी सूटेबल फॉर एवरी स्टूडेंट। मतलब मैं जितना बड़ी मर्जी सीनियर टीचर हूँ, जितना मर्जी अच्छा टीचर हूँ, बट मैं कहूँ कि मुझे आप 100 बच्चे दें, 100 के 100 को मेरे पास सेटिस्फाई होंगे, तो मुझे कोई ऐसी गलतफहमी नहीं है। दुनिया का कोई इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। वो तो लोग तो नबी नहीं कन्विंस कर पाते थे सब लोगों को, भाई उनसे सारी लोग बातें नहीं मानते थे, कुछ लोग मानते थे कुछ नहीं मानते। तो हम तो किस खेत की मूली हैं भाई, हम तो किसी किताब से मारे नहीं आते। तो इसमें ये चीज़ एडमिट करने के बाद अब आपको जो देखना होता है कि जैसे सर ने कहा कि आपकी फ्रीक्वेंसी टीचर से मैच हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपकी टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच रही थी पिछले सेशन में और आपको बातें समझ आती रही हैं उस टीचर की सारी, और टीचर तो जैसे मैंने कहा क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, ये तो अंडरलाइंग एक प्रिंसिपल हो गया ना कि भाई आप उसके बाद अगर आपको उसकी बातें समझ आती रही हैं तो देयर इज मे नॉट बी नीड टू स्विच द टीचर। हाँ, अगर आपको लगता है मुझे टीचर की बातें ही नहीं समझ आती थी क्लास में, तो देन देयर मे बी अ नीड कि भाई इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी उससे शायद मैच नहीं कर रही थी, फिर आपको शायद टीचर्स चेंज करने की जरूरत हो सकती है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आपको बड़ा वॉचफुल रहना है। डिसीजन हैज़ टू बी योर्स। ज़रूरी नहीं कि आपके क्लास फेलो को समझ आई तो आपको ही समझ आए, ज़रूरी नहीं कि उसको समझ नहीं आ रही तो आपको भी समझ ना आए। ये हर बंदे का अलहदा सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, हर बंदे की फ्रीक्वेंसी अलहदा है, रिसेप्शन अलहदा है उसकी, और जो फ्रीक्वेंसी पे आप कम्युनिकेशन करते हो, रिसीव करते हो, सबका अलहदा है। तो इसको आपको हर बंदा इंडिविजुअल फैसला करे और अब ऑन योर ओन फैसला करो। और इसमें किसी के कहने पे कि जी मुझे नहीं आई तो तुझे भी नहीं आएगी या मुझे आ गई तो तुझे भी आएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो फैसला आपको करना है, क्योंकि बात का टीचर चेंज करना नुकसानदेह हो जाता है, स्पेशली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। जी बिल्कुल सही, न्यूमेरिकल मतलब मेरे पढ़ाने का अंदाज़ कुछ और है, किसी और टीचर का पढ़ाने का अंदाज़ कुछ और होगा। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है
कि किसी का पढ़ाया हुआ बच्चा मेरे पास आया तो परेशान हुआ, मेरा पढ़ाया बच्चा किसी के पास गया तो रोता हुआ वापस मेरे पास आ गया कि सर गलती हो गई थी, अब बताएं मैं क्या करूं। तो मैं तो किसी और दुनिया में चला गया, तो सब्जेक्ट ही कोई और पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, वो भी सीनियर टीचर हैं, वो भी यही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तुझे बस मेरी ज़बान की आदत पड़ गई थी, उनकी ज़बान कुछ और है। मैं कह रहा हूँ मैं उर्दू में बात करता हूँ, वो पंजाबी में बात कर रहे हैं, या मैं पंजाबी में करता हूँ, वो उर्दू में कर रहे हैं, बात हम एक ही कर रहे हैं, बट तुझे समझ एक ज़बान आती है, दो नहीं आती हैं। ये थोड़ा सा एक इशू होता है जिस पे हम कह सकते हैं कि आपको कैसे चलना चाहिए। सर आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी वैल्यू एडिशन बच्चों के लिए की, तो मैं इसमें एक सवाल और बच्चों के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जो बच्चे अक्सर हमसे सवाल कर रहे हैं कि जी अब पेपर दिए थे, रिज़ल्ट आया, एक सब्जेक्ट रह गया, खुदा ना खास्ता पास नहीं कर सके कैफ, अब आर्टिकल तो हो नहीं सकते, अब पेपर हैं मार्च में, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम छुट्टी करके घर बैठे 4 महीने पढ़ते रहें अपना, या वी शुड गेट आवरसेल्फ एंगेज इन सम इंटर्नशिप, और क्या करें इस अगले 4-5 महीने? मार्च में एग्जाम है, पढ़ना तो 1 या 2 पेपर के महीना डेढ़ ही शायद हमें पढ़ना पड़े, या 2 महीने या 3 महीने भी पढ़ना है, तो टाइम तो दिन के 3-4 घंटे ही पढ़ने हैं। अभी आखिरी महीने में ज़्यादा पढ़ना होगा, तो 3 महीने तो हमारे पास रिलैक्स टाइम है, हम दिन के 2-3 घंटे पढ़ते रहे, हमारा गुजारा हो जाएगा। बाकी दिन को हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं बेहतर अंदाज में? अच्छा, इसमें ना ये स्टूडेंट्स वो नॉर्मली होते हैं जिनकी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट थी और अनफॉर्चुनेटली उनका एक पेपर या 2 बिल्कुल, और नॉर्मली ये बच्चे वो होते हैं जिनके या तो आर टूर की होती है या ऑडिट का पेपर का होता है। नॉर्मली यानी कि अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करें स्टूडेंट्स की बात, तो यही स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर किसी स्टूडेंट का, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मतलब जब मैंने ये इंटर्स का होता था तो उसकी मैंने जब एग्जामिनेशन दिया तो मैंने मीनवाइल KPMG में अप्लाई भी कर दिया। तो मैं जब अप्लाई किया, इंडक्शन उसको पहले हो जाती थी, रिजल्ट से पहले तो इंडक्शन हो गई, लेकिन इंडक्शन के बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा ऑडिट का पेपर फेल हो गया। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हुई भी आपके साथ। मैं सेम फेल। अब सिचुएशन ये थी कि मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, मैं छोड़ के बैठ जाता क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैंने फिर उस सिचुएशन में 2 रास्ते थे, या तो छोड़ के घर बैठ जाऊँ या उसको कंटिन्यू करूँ। मतलब आपको फर्म ने ऑप्शन दी कि भाई जाना चले जाओ, फिर नए सिरे से दोबारा अप्लाई करना। बिल्कुल। दूसरी ऑप्शन है कि भाई कंटिन्यू करो, चलते चलते पेपर दे लो और हमारे साथ कंटिन्यू करो। अब यहाँ पे 2 बातें थी, एक तो बिग 4 का टैग लग चुका था, तो मुझे था कि यार एक तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। सेकेंडली जो सिचुएशन थी वो ये थी कि मुझे ऑडिट का पेपर रहता था, तो मुझे ये आइडिया था कि यार मैं इसको अच्छे तरीके से सीख सकता हूँ। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और कॉस्टिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स किसी भी फर्म में जाके आप सीख सकते हैं। जाहिर बात है ऑडिट उसी ने ही करना है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझा हुआ है। यानी कि जिसमें मैं नॉर्मली क्लास में एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एक पिज़्ज़ा बना है तो पिज़्ज़ा की रेसिपी एक है, उस रेसिपी के मुताबिक पिज़्ज़ा बनाया गया या नहीं बनाया गया ये कौन बता सकता है? ये शेफ ही बता सकता है। इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट वो ही कर सकता है जो एक अच्छा अकाउंटेंट भी हो, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आती है। बिल्कुल। तो अगर इस सेम यही है कि मैं फर्म में जाता हूँ तो वहाँ पे IFRS की इम्प्लीमेंटेशन काम होते हैं, उसमें भी इंगेजमेंट हो जाती है, ऑडिटिंग के प्रोसीजर्स होते हैं, फाइल वर्क होता है, तो हमें ऑडिट की बेसिक सेंस, अकाउंटिंग की बेसिक सेंस, या जो हमारे रेलेवेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बेसिक सेंस हमारी डेवलप हो जाती है। मतलब आपका कहना है कि इंटर्नशिप विल ऐड वैल्यू बिल्कुल टू योर पेपर, जो पेपर रह गया उसमें आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी अगर आप एक्सपीरियंस किसी इंटर्नशिप से लेते हैं। लॉ, C लॉ का पेपर भी रहता है, तो कॉर्पोरेट के काम होते हैं, अब बच्चा वहाँ पे वो भी सीख सकता है। अब आइए कि जिस तरह का आपका टाइम, जिस तरह का सब्जेक्ट आपका मौजूद है उसको सामने रखते हुए आप डिसीजन लें। मेरे ख्याल तक तो वैल्यू एडिशन होती है। मैंने खुद इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ, मेरा ऑडिट के पेपर उससे अगले टाइम के अंदर निकल गया था, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली ये एटलीस्ट पता चल गया था कि बेसिक प्रोसीजर्स को किस तरह से अप्लाई किया जाए, या प्रैक्टिकली दुनिया क्या होती है, फर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें होता क्या है कि आपके पास क्योंकि आर्टिकल तो रजिस्टर नहीं होते, लेकिन बाद में आपको उसी फर्म में आर्टिकल मिल जाते हैं। एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, आपको अटेम्प्ट वेस्टिंग का जो है वो नहीं थ्रेट होता कि मैं पेपर पास कर लूंगा तो फिर भी आर्टिकल सर्च में टाइम जाएगा, सर्च का टाइम तो आपका बचेगा, एक वो टाइम सेव हो जाता है। फिर दूसरा ये आता है एडवांटेज कि मैं वहाँ पे थोड़ा सा ऑलरेडी यूज टू होता हूँ उस फर्म के साथ, तो मुझे आर्टिकल के दौरान शायद इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्म को कंटिन्यू करने में। या मीनवाइल अगर मैं समझता हूँ कि मैं उस फर्म में नहीं भी कंटिन्यू करता, किसी और फर्म में भी जाता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे फर्म का एनवायरनमेंट पता होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें लर्निंग फर्दर इसमें एक और पॉइंट किया, अगर मैं किसी फर्म में भी मैंने टाइम लगाया, अगर मुझे किसी बड़ी फर्म में इंटरव्यू देने का मौका मिल जाए तो मेरे पास एक प्रायर ऑन हैंड एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ इंटरव्यू के दौरान। तो मेरा ख्याल है अगर तो आपको इस टाइम है, और नॉर्मली 1-2 पेपरों के साथ टाइम बन जाता है, करने भी रिपीट है आपने,
ये रिपीटर्स की ही बात हो रही है, रिपीटर्स की बात फर्स्ट टाइम के लिए हाँ, नहीं हो रही। बिल्कुल रिपीटर्स की बात। तो अगर आपने रिपीट ही करना है और आपके पास सूटेबल टाइम है, मेरा ख्याल है वो बनते ही है, तो फिर आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, और उसके अंदर ज़रूर लर्निंग को आपको लेके चलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो मैं सर की बात समझ इसमें बेटा, जैसे ये अगर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू मस्ट अवेल दैट। दो तरह से आपको फ़ायदा देगी। एक तो आपके सब्जेक्ट नॉलेज एनहांस होगा, अकाउंटिंग, ऑडिट, लॉ, जिससे नॉर्मली यही सब्जेक्ट आपके जैसे क्वालिफाइंग टाइम में बच्चों के रह गए होते हैं, तो आपको वहाँ पे सपोर्ट मिलेगी अपनी सब्जेक्ट परफॉर्मेंस में। और दूसरी बात जैसे सर ने कही कि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस एनहांस होता है, आप सीखते हो, और वो सीखने की वजह से आपकी जो एक 3.5 साल की जिससे ट्रेनिंग होनी थी, वो 3.5 की जगह बेशक 4 साल पे चली जाएगी, लेकिन आपका सीवी पे एक्सपीरियंस भी तो 4 साल का आ जाएगा भाई। आपके स्किल भी तो 4 साल के एक्सपीरियंस में सीखे हुए हो जाएंगे, स्किल लेवल भी तो एनहेंस हो जाएगा आपका, आपकी तरक्की जल्दी हो जाएगी। आप फर्म में 4 सालों में आपने 3-3.5 साल में जो तरक्की करनी थी वो आप जल्दी कंप्लीट करके प्रोसेस करके एक स्टेप आगे चले जाओगे, ज़्यादा सीख पाओगे, और एम्प्लॉयर के लिए जो आपने अल्टीमेटली जॉब करनी है, यू मे बिकम अ मोर यूजफुल रिसोर्स। तो विन विन ही है, लेकिन स्टडी का टारगेट के साथ रखते हुए यू शुड प्लान, अगर आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। सर एक आखिरी सवाल हमारे पास रह गया जो बच्चों ने किया था, मैं आपसे वो कर लूँ कि ये कुछ बच्चों का अक्सर होता है कि मैं सीए के साथ साथ कोई और डिग्री कोर्स, कोई बीकॉम या बीएस अकाउंटिंग वगैरह भी ज्वाइन ना कर लूँ, तो इसके बारे में सर आपकी क्या ज़ाती राय है? कि आपने ये किया इस तरह? मैंने तो नहीं किया था ऐसा ही वैसे कोई बात, लेकिन आपने कोई ऐसा किया, या आप इसके बारे में राय क्या रखते हैं? सर इसमें ना मेरी वाइस वर्सा सिचुएशन थी। अच्छा, मैंने पहले ऑनर्स स्टार्ट किया था। अच्छा, आपने बीकॉम पहले कर लिया था? मैंने स्टार्ट कर अच्छा, लिया स्टार्ट था, कर लेकिन लिया ड्यूरिंग द बीकॉम ऑनर्स जब मैं कर रहा था, तो गालबन 3rd या 4th सेमेस्टर था। अच्छा। तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि शायद सीए जो ऑनर्स है ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो मुझे जो है ना कुछ मतलब बेहतर करना उतनी चाहिए। प्रोफेशनल हाइट्स पे नहीं लेकर जाएगा जो मतलब आपके जहन में था कि मुझे जाना, तरक्की करनी है इतनी। अब मैंने स्विच डाउन नहीं किया, मैंने स्विच अप किया। हो जाती है। मैंने बैकवर्ड गियर नहीं लगाया, मैंने अपवर्ड गियर लगाया। मैंने बेहतर क्वालिफिकेशन की तरफ गया। अगर इस तरह की सिचुएशन है और आपको लगता है कि मतलब मैं मतलब बेसिकली इस आंसर को वाइस वर्सा लेके चाह रहा हूँ, तो नीचे से ऊपर तो जाया जा सकता है, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते आप। सीए एक प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है, आपने वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप समझते हैं बीकॉम कर लें, यानी आप प्लान ए और प्लान बी दोनों इकट्ठे साथ लेके चल रहे हैं, यानी यू आर अनक्लियर। आपके पास मतलब हम बीइंग, अगर मैं हूँ तो मुझे चॉइस के नहीं पता कि मैंने करना क्या है। अगर मुझे इतना नहीं पता मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, तो फिर शायद सीए मेरे लिए बना ही नहीं है। अच्छा, मैं इसको इस तरह, मैं थोड़ा सा इससे हट के देखता हूँ। मैंने कारण जैसे मैंने कभी नहीं किया, और मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि मैंने अगर सीए को ज्वाइन करते ही साथ बीकॉम में पंगा ले लिया, इसका मतलब मुझे यकीन है कि मैं सीए नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। या मैं अगर मुझे यकीन नहीं भी था तो बीकॉम एडमिशन लेने के बाद ये पक्की बात होगी मैं सीए नहीं कर सकूँगा, क्योंकि सीए एक फुल टाइम स्टडी है, ठीक है। और आप जब साथ बीकॉम का नथी लगा देते हो तो नाउ यू हैव बिकम पार्ट टाइम स्टूडेंट ऑफ सीए, पार्ट टाइम बीकॉम, पार्ट टाइम सीए। फिर मैं एफर्ट्स उस तरीके की नहीं करता, फिर मुझे पता है कि यार मेरे पास प्लान बी अवेलेबल है, प्लान ए नहीं भी हो तो प्लान बी तो कर ही लूंगा। लेकिन जब सीए करना है, इट्स अ प्लान ए, इट्स अ प्लान बी, इट्स अ प्लान सी, एंड इट्स द प्लान टिल इन्फिनिटी, अनलेस अनटिल बाकी फैक्टर जो हमने शुरू में प्लान ए बी के रेफरेंस में मैं एक बात मैं कर लूँ, मुझे बिल्कुल ज़हन में आया कि मैं मेरे प्रोफेशनल स्टडी ना बच्चे जो पढ़े उनको तो मैं शेयर किया होता है, जिन्होंने नहीं मुझसे पढ़ा उनको मैं बता दूं, मेरा भी प्लान ए प्लान बी बना इस तरह से कि सीए वाज आल्सो माय प्लान, नॉट माय फर्स्ट प्लान। माय फर्स्ट प्लान वाज टू बिकम एन इंजीनियर। मैं यूटी गया इंजीनियर बनने, वहाँ पे जैसे आप ऑनर्स करने गए, मैं यूटी गया, वहाँ पे मुझे कुछ 6 महीने गुजारने के बाद एहसास हुआ कि यार दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन जहाँ पे मुझे रहना चाहिए। तो आई डिसाइडेड कि मुझे अब सीए की तरफ आना है। अच्छा, वहाँ पे अब चलें बीकॉम ऑनर तो सीए की तो फिर कोई अकाउंटिंग तो रेलेवेंस तो थी ना कुछ। मैं जब स्विच कर रहा था तो ऑल टुगेदर एक बिल्कुल ही नई दुनिया में जा रहा था मैं। अच्छा, वहाँ पे ना मेरे जो क्लास वाले दोस्त थे उन्होंने पहले बड़ा मुझे समझाया कि यार यहाँ पे तो लोग आने को तरसते हैं यूईटी में एडमिशन लेने के लिए, तेरा तो एडमिशन, और तू सीट छोड़ के जा रहा है। मैंने कहा बस यार मुझे ये प्रोफेशन लग नहीं रहा कि मेरे लिए सूटेबल, आई हैव टू स्विच द प्रोफेशन। फिर मुझे उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया, अच्छा तू सीट तो रख ले, सीए तो होता ही नहीं लोगों से, सीए तो होता है तो सीट रख ले अपने पास, फीस जमा करा दे, पेपरों में आके बैठ जाए, बस फेल हो जाए बेशक, लेकिन साल बाद जब तू सीए से नाकाम होकर आएगा ना तो सीट तेरे लिए पड़ी होगी, कोई बात नहीं, सीए इंजीनियर बन जाए, फिर तो सबको मान जाए, इंजीनियर तो बन ही जाएगा तू। तो मैंने कहा यार मैं सीट रखी ना तो फिर मैं सीए की तरफ जाऊँगा ही नहीं, फिर मुझे पता होगा मेरा बैकअप प्लान है तो बस फिर मैंने तो उधर ही जाना है, तो मैं फिर सीए पे वो मेहनत ही नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने तमाम कश्तियाँ जलाई और मैंने कहा नहीं भाई मुझे सीए ही करना है और इंशाअल्लाह इसी पे मेहनत करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सर ये सेम उस तरह से ही है ना कि आप अगर जंग के मैदान में गए हैं और आप वहाँ से पीठ फेर के वापस आते हैं तो वो फिर कुरान मजीद में भी उसके बारे में बड़ी एक सख्त सज़ाएं मौजूद है। तो जब आप कूद गए हैं
हाँ। तो फिर आप उसको क्रॉस करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मदद करे। सर उदस भाई है कि हो सकता है, मतलब यानी इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब बड़े बड़े नालायक बिलो एवरेज बच्चों को चार्ट अकाउंट बनते देखा। सर मैं एक इंतहाई पुअर स्टूडेंट हूँ। मैं कन्फेस करना चाहिए, देखें ये मोटिवेशन बनती है। बिल्कुल है। मेरे स्टैरिक लगे हुए हैं इंग्लिश के पेपर में, रियायती नंबरों से पास हुआ। अब देखिए मतलब अगर मेरे जैसा नालायक बंदा सीए कर सकता है, और बड़ा आपने माशाल्लाह रीजनेबल टाइम में किया है। सर मेरा 6.6 to 6.5 इयर्स में कंप्लीट हो गया था। बेहतरीन है, मतलब मिनिमम 5.5 साल होता है तो आपका 6.5 में हो गया, तो मेरे ख्याल में बड़ा एक्सीलेंट टाइम। अब भाई है कि अगर मैं इसको ये बेस बना लूं कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर ये यहाँ पे मसला है, यानी कि आपके दिमाग का मसला है। आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसके लिए वही जो हम पूरी पॉडकास्ट में जो जितनी हमारी डिस्कशन हुई है उसमें जितनी पैरामीटर हुई था, पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट माइंडसेट। देखिए अगर आपकी मोटिवेशन है, अगर लाइफ में आपको मतलब मोटिवेशन कहाँ से आती है? आपके पेरेंट्स से। मोटिवेशन कहाँ से आती है? आपके हालात से। मोटिवेशन कहाँ से आती है? आपकी सराउंडिंग से। जब आपके पास मोटिवेशन के फैक्टर्स मौजूद हैं तो फिर आपके लिए जिंदगी में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और अगर आपकी मोटिवेशन नहीं है तो फिर आपको सर्च आउट करना चाहिए कि फिर मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो जब ये चीज़ों की बेसिक वैल्यूएशन और रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम अपने आप को थोड़ा सा एवेलुएट कर लेंगे ना, तो फिर ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती। इंशाल्लाह ये तो पॉसिबल है चीज़ें सर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच नौशरमा, आपने हमें टाइम दिया। आई होप कि बच्चों को काफ़ी कुछ क्वेरीज जो हमारे पास थी उनको तुमने रिस्पॉन्ड कर दिया। बेटा ये आपके साथ वीडियोस जो ये इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे। इसके अलावा भी आपके पास क्वेरीज है तो आप अपने फेसबुक वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कीजिएगा। विल ट्राई कि हम उसको वहाँ पे या अलहदा हम इस तरह पॉडकास्ट के थ्रू उसको रिस्पॉन्ड कर सकें इंशाअल्लाह। आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।